गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत का भूगोल देखेंगे, यानी यह एक रिवीजन कोर्स होगा जिसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में सब तमाम बातें बताई जाएंगी। इससे क्या होगा, जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी कुछ आने लगेगा, और जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। और इससे आगामी आने वाली परीक्षाएं, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट पीसीएस हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो जिसमें जो इंडियन ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आता है, आप उसको हैंडल करने में सक्षम हो जाओगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। वीडियो बड़ा होगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखते हैं भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग भौतिक भूगोल यानी फिजिकल। तो इसमें क्या पढ़ा जाएगा, इसमें यहाँ देखिए भारत के बारे में। यहाँ देखिए सिंपल सी भारत का अगर ये मैप बना ले, मान लीजिए यह भारत हो गया, थोड़ा आसानी अच्छा बनाते हैं। यह कल्पना कीजिए कि यह भारत है और यह पूरा दुनिया का ग्लोब है। इसमें देखेंगे हम लोग कि भारत, सबसे पहले भारत की स्थिति। तो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित। यहाँ ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, यह वेस्ट और ईस्ट। तो भारत कहाँ है आपका ना, भारत यहाँ पर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। तो यानी भारत कहाँ है देखिए, तो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का यह 7वां बड़ा देश है। तो कमेंट कीजिएगा कि इससे पहले वाले 6 देश कौन कौन हैं, और जिसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्रमशः 8 मिनट 4 सेकेंड से 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेकर 36 डिग्री 6 सेकेंड तथा 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेकर 97 डिग्री 25 सेकेंड के बीच में है। इसमें क्या हुआ, अक्षांशीय और देशांतरीय 2 शब्द आ गया। तो यहाँ देखिए यह ग्लोब है। जो अक्षांशीय ये रेखा है वह इस तरह से रेखाएं हैं, यानी ये सारी रेखा कैसी जाती हैं, ये सब के सब आपको वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शनल है। और जो देशांतरीय रेखा है वह नॉर्थ टू साउथ है, यानी ऊपर से नीचे की तरह, इस तरह से यह देशांतरीय रेखा है। तो भारत के बारे में बात हो गया। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 सेकेंड। यह देखिए यह 0 डिग्री हो गया। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो दक्षिणी है यहाँ, यानी भारत है 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेकर, और इसका उत्तर में यानी कश्मीर की बात हो रही है, यह है 37 डिग्री 6 सेकेंड। यह अक्षांशीय विस्तार है, यानी भारत का नॉर्थ टू क्या हुआ, तो नॉर्थ टू साउथ विस्तार है। और इसी तरह ईस्ट टू वेस्ट, तो वेस्ट में भारत कहाँ है, गुजरात से शुरू होता है। यह 68.7 डिग्री से लेकर 97 डिग्री और 25 सेकेंड कहाँ तक है, तो यह अरुणाचल प्रदेश तक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल, तो यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। एवं उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार, यानी ऐसे उत्तर से दक्षिण, सॉरी यह तो ईस्ट वेस्ट हो गया, हाँ, उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार, तो यह कितना है, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार इसका 3214 किलोमीटर है। यानी यहाँ पर आपका अगर कश्मीर होगा तो यहाँ पर कन्याकुमारी है 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम यानी वेस्ट टू ईस्ट, तो यह गुजरात से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जबकि सिक्किम सबसे छोटा सा राज्य है। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.43% ही भारत के पास जमीन है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की 17.5% है। भारत के समुद्र तट की लंबाई, यानी कश्मीर, यहाँ गुजरात से लेकर, इधर गुजरात है और यहाँ पर वेस्ट बंगाल तक, इसमें कुल 9 राज्य आते हैं। यह कितना है, यह समुद्री तटीय रेखा की लंबाई तो 7516 किलोमीटर, जिसमें यह मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर है और बाकी 2 आइलैंड कौन, तो अंडमान और लक्षद्वीप है, जिसका क्या है, तो 1500 किलोमीटर, यानी कुल 7516 किलोमीटर भारत का भूमि क्या है, तो तटीय है। और भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। क्यों, क्योंकि गुजरात का मैप देखिएगा तो इस तरह से है, यानी सब इतनी समुद्र का लंबाई कितना हो गया, इसको पूरा बराबर कीजिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा।
और भारत के कुल राज्य यानी 9 समुद्र तट रेखा से लगे हैं। कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन से वे राज्य हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यानी जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसका सबसे दक्षिणी बिंदु वही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। उसका नाम इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तर यानी नॉर्थ की बात हो रही है तो ये कौन है, तो ये कश्मीर की बात हो जाएगी। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में है और उसका नाम क्या है, इंदिरा कौल। और जबकि पश्चिमी बिंदु तो यह कहाँ है, तो यह गुजरात में है। गुजरात में कौन, तो उस जगह का नाम याद कीजिए, सर क्रीक। वहीं पूर्वी बिंदु यह वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की सीमाओं से कुल 7 देश लगे हैं। कौन 7 देश हैं, तो यहाँ देखिए एक बांग्लादेश मिलेगा, चीन, मैप निकाल लीजिए आराम से देखिए, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये सब लैंड से अटैच भारत के देश हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन है, तो यह बांग्लादेश है। क्यों, क्योंकि भारत इसके लगभग सभी तरफ से तो भारत ही है, केवल एकमात्र इसका बाउंड्री बनाने वाला कौन देश है, तो म्यांमार है। और थोड़ी सी रेखा इसकी तटीय है जैसे चटगांव। और सबसे छोटी सीमा रेखा तो अफगानिस्तान के साथ है, जो मात्र 106 किलोमीटर है और बांग्लादेश के खिलाफ लगभग 4400 किलोमीटर। भारत एवं चीन के बीच 1914 में शिमला में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था, जिसको चीन नहीं मानता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, परंतु वर्तमान में यह रेखा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है, क्योंकि भारत का तो बंटवारा हो चुका है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 से मान्य है। इन्हीं के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ। श्रीलंका तथा भारत पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। यानी श्रीलंका, हम लोग भारत का अगर मैप बनाते हैं तो यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ की बात हो रही है। श्रीलंका तथा भारत, यह इसका नाम क्या है जल संधि का, पाक जल संधि, तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होते हैं। यानी बीच में यह एक रामेश्वरम आइलैंड है, जिसको आदम का पुल भी कहते हैं हम लोग। उसमें एक तरफ पाक की खाड़ी है और एक तरफ मन्नार की खाड़ी है, अलग होता है। श्रीलंका भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी है। तो कौन सा है, तो श्रीलंका भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी है तथा इसके पश्चात इंडोनेशिया सर्वाधिक निकटतम है। क्यों, क्योंकि उसके पास हम लोगों का अपना आइलैंड कौन है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। यानी देशांतर कौन, जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में चले, तो वह भारत में कहाँ, तो भारत के जो इलाहाबाद में नैनी स्थान है वहाँ से यह 5 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है। क्या नाम है इसका, तो 82 डिग्री पूर्वी रेखा। इसे कौन कौन 5 राज्य गुजरते हैं, याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश, फिर उसके नीचे आइएगा तो मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। वहीं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा की बात हो रही है, तो विषुवत रेखा 0 डिग्री है, उसके उत्तर में 23.5 डिग्री बढ़िएगा तो कर्क रेखा मिलेगा। वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन, सबसे पहले राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और 2 नॉर्थ ईस्ट के राज्य कौन कौन, तो त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी भारत में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। ये सब याद कर लीजिए, बार बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्य, यानी कि भारतीय राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय देशों से सीमा रेखा साझा करते हैं, जैसे चीन के साथ। तो चीन के साथ अब जम्मू कश्मीर नहीं मिलता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो गया। तब चीन के साथ जो सीमा रेखा बनाती है उसका नाम है लद्दाख। फिर दूसरा राज्य होगा उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इसी तरह पाकिस्तान के साथ हम तो गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा राजस्थान। नेपाल के साथ है तो उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक लंबी रेखा बिहार की है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। बांग्लादेश के साथ है तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। वही भूटान
तो भूटान के साथ सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम व अरुणाचल प्रदेश है। और भारत में स्थित प्रमुख विभाजक रेखा जो इसी तरह से क्वेश्चन में आते हैं, पूछेगा 8 डिग्री चैनल किसको किसको विभाजित करता है, तो याद कर लीजिए यह मालदीव व मिनिकॉय के बीच में है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल तो यह कवरत्ती व मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल तो अंडमान व निकोबार को विभाजित करता है। ग्रैंड चैनल यह इंडोनेशिया और भारत के मध्य है। पाक खाड़ी तो भारत व श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट तो यह म्यांमार का कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य है। और लक्षद्वीप सागर तो लक्षद्वीप व मालाबार के मध्य के सागर को लक्षद्वीप सागर कहते हैं। भारतीय भू आकृति यानी जियोमॉर्फोलॉजी, तो यहाँ देखिए भारत के बारे में, जैसे भारत का क्षेत्रफल है इसमें कितना पहाड़ है, कितना पठार है, कितना मैदान है। तो यहाँ देखिए भारत के क्षेत्रफल का 11% भाग पर्वतीय है, 18% भाग पहाड़ी है। अब पूछेगा ये पर्वतीय क्या हुआ और पहाड़ी क्या हुआ। पहाड़ यानी बड़ा, जैसे हिमालय हुआ, बहुत बड़े बड़े पहाड़ जिनकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर या कहीं कहीं लिखा रहता है 600 मीटर से ऊंची हो, तो ये पहाड़ कहे जाएंगे। और पहाड़ियाँ यानी ये पहाड़ से कम औसत या पठार के समानांतर होती हैं। तो 18% भाग पहाड़ी है, जबकि 28% भाग यह पठारी है। अब पूछेगा ये पहाड़ी या पठारी क्या, जो पहाड़ी है वह इस तरह से होगा, क्योंकि पठारी है इसका जो टॉप होगा वह ये फ्लैट होगा, तो यह पठारी है। तो पठारी 28% भाग और मैदानी इसमें कृषि होती है और 43% भाग में विस्तार है। भू आकृति विज्ञान के आधार पर भारत को निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो 4 भाग कौन कौन है, क्या देख लीजिए। सबसे उत्तर में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय की बात हो जाएगी। दक्षिण में दक्षिण का पठार है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार जिसको हम लोग कहते हैं, ये वाला पूरा इलाका। उत्तर का विशाल मैदान, यहाँ पर गंगा नदी से गंगा ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदी का बेसिन का जो क्षेत्र है वह उत्तर का विशाल मैदान है। और तटवर्तीय मैदान व द्वीप समूह, तटवर्तीय मैदान यानी यह पश्चिमी घाट के मैदान, यह पूर्वी घाट का मैदान और द्वीप समूह यानी अंडमान और यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। यहाँ देखिए हिमालय की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है, यानी हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसका आधुनिक सिद्धांत याद कर लीजिए, प्लेट विवर्तनिकी है। प्लेट मतलब क्या, जो पृथ्वी का निर्माण है, पहले हम लोग समझते थे कि पूरा एक गोल ठोस पिंड होगा, नहीं है। जिस तरह से आदमी का फेस होता है, जो फेस में आगे क्या है तो 14 हड्डियां हैं, उसी तरह पृथ्वी है, इसमें मुख्य रूप से 6 प्लेटें हैं और गौण रूप से लगभग 20 या उससे भी अधिक प्लेटों के साथ मिलकर एक पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इन सब के बीच आपस में हलचल होते रहता है, यानी इनका मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट होगा ऐसे, कोनो आपस दोनों एक दूसरे के पास आएंगी या एक दूसरे के दूर जाएंगी या वे समानांतर होंगी। जब समानांतर होंगी तो भूकंप आएगा, जैसे हॉलीवुड का मूवी देखिएगा उसमें सेंट एंड्रियास मूवी है उसमें इसको दिखाया गया है। दूसरा होता है जब वे पास में आएंगी, जब पास में आएंगी तो क्या होगा, बीच की जमीन इस तरह से उसमें तरंगित हो जाएगी और पहाड़ का निर्माण होगा, तनाव होगा, कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो पहाड़ हो जाएगा। और एक दूसरे से जब दूर जाएगी भूमि तो क्या होगा, बीच के ज़मीन पर यहाँ पर तनाव होगा, तनाव के कारण यहाँ फट जाएगा तो यहाँ पर दरार यानी भ्रंश का निर्माण होगा। सिंपल सी बात है। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय भूमि कहाँ था, पहले तो यह अंटार्कटिका के पास में था यानी गोंडवाना लैंड, और वहाँ से यह इसका मूवमेंट कैसे हुआ, जो इस दिशा में मूवमेंट हुआ यानी उत्तर पश्चिम की ओर, और यह चाइना यानी यूरेशियन प्लेट से इसकी टक्कर होती है। और टक्कर होने के स्वरूप क्या होगा, जो उत्तर का विशाल मैदान था पहले यह टेथिस सागर था, और जो समय के साथ इसमें अवसाद जमा होते चले गए और दोनों तरफ से प्रेशर तो था ही। आज भी जो भारत का दक्षिणी या भारत का जो मुख्य भूमि है इसका मूवमेंट उत्तर की तरफ हो ही रहा है, जिससे बीच में एक विशाल पर्वत हिमालय पर्वत का विकास होता है। यही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। यह विश्व के नवीनतम मोरदार पर्वतों में से एक है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां कभी टेथिस नामक समुद्र था। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है। यानी हिमालय है, हिमालय को कई भागों में बांटा गया है। एक इसका डिवाइड है, मतलब कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो एक डिवाइड इसका है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ,
एक वेस्ट टू ईस्ट है और एक इसका एज के हिसाब से है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो इसमें विभाजन किया गया है दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते क्रम में। तो सबसे उत्तर में है यह काराकोरम रेंज है, उसका बाद लद्दाख रेंज है, फिर जास्कर है, 3 रेंज। ये तीनों हिमालय के पहले के भाग हैं। उसका बाद महान हिमालय है जिसमें एवरेस्ट चोटी है। उसके बाद में सब मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय, और सबसे दक्षिणी क्षेत्र वो कौन है, शिवालिक है, यानी जिसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। तो वह इस तरह से विभाजित है। और एक विभाजन है इसका नदियों के हिसाब से, इस रेंज में कहेंगे हम लोग। जैसे जो जो नदियां हैं इनके बीच का क्षेत्र, तो यानी एक मिलेगा आपको पंजाब हिमालय, फिर मिलेगा आपको कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ये सब नदियों के कारण किसने बंटवारा किया था, तो सिडनी बुराड ने किया था। हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, चलिए पढ़ते हैं। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं जिनका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। और केटू यानी कि गाडविन आस्टीन यह भारत का सर्वोच्च चोटी है, लेकिन हिमालय का नहीं, यह काराकोरम श्रेणी का है। हिमालय पर्वत का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के महाखंड से पूर्व में नामचा बरवा तक यानी अरुणाचल प्रदेश तक 24 किलोमीटर तक है। और हिमालय पर्वत श्रेणी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो यहाँ देखिए, बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, तो यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ इस श्रेणी में पाई जाती है, जैसे माउंट एवरेस्ट या इसका नाम सागरमाथा है, यह सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद अन्य चोटी कंचनजंगा भारत की सर्वोच्च चोटी जो सिक्किम और नेपाल के मध्य है। फिर मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी आदि। आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी, इसका विस्तार मुख्य हिमालय के दक्षिण में है। तो इसका विस्तार कहाँ है, तो हिमालय के दक्षिण में है और इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4300 मीटर है। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत आदि श्रेणियाँ इसी लघु हिमालय में है। कश्मीर, काठमांडू, कांगड़ा, कुल्लू घाटियाँ इसी श्रेणी में, अर्थात मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है। यहाँ तीसरा देखिए, शिवालिक या बाह्य हिमालय, तो यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। इसमें मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदान मिलते हैं जिन्हें पश्चिम में दून यानी देहरादून और पूर्व में द्वार जैसे कि हरिद्वार। इसके पश्चात भारत के विशाल मैदान की शुरुआत होती है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, यानी जहाँ पर पानी लग जाए, मार्सी लैंड या दलदली लैंड, वह तराई है। यह हिमालय का एक बंटवारा उत्तर से दक्षिण की ओर है और एक बंटवारा पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों के आधार पर किया गया है, जिसमें पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय में क्या क्या आता है, तो पंजाब हिमालय में सिंधु से लेकर सतलज तक के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय, सतलज से शुरू करिए और सतलज से लेकर काली करनाली नदी के मध्य में उसका नाम क्या आता है, तो कुमायूं हिमालय। और कुमायूं के बाद में पंजाब नेपाल हिमालय या महाभारत श्रेणी कहिए, तो वह आपका काली करनाली नदी से लेकर और गंडक नहीं, उसको क्या कहेंगे लोग, तीस्ता रिवर के मध्य में काली करनाली है, महाभारत नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय का असम हिमालय, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र के मध्य में असम हिमालय है। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पर्वत, तो जिस भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित पर्वत श्रेणियाँ को प्रायद्वीपीय पर्वत कहलाते हैं। जैसे इसमें पहला है अरावली पर्वत, यह एग्जामिनरों का फेवरेट है। इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर है जो दिल्ली से अहमदाबाद तक फैली है। यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है जो उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात का है और यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है। यही 1100 किलोमीटर लंबा पर्वत है जो अब अपशिष्ट हो चुका है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो माउंट आबू की पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा देखिए, पश्चिमी घाट या सह्याद्री की श्रेणी, तो ये पश्चिमी घाट या सह्याद्री श्रेणी यानी भारत के पश्चिमी तट के सहारे फैला हुआ। पश्चिमी घाट पर्वत का फैलाव ताप्ती नदी, यहाँ मान लेते हैं, से घाटी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी
जंक्शन यानी यहाँ तक है, यह पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट क्या है, तो यह एक भ्रंश कगार है, यानी भारत पहले मान लेते हैं कि भारत पहले यहाँ तक था, लेकिन बीच में यह टूट गया तो यहाँ पर यह खड़ा ढाल है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसू बाई है, जिसकी ऊंचाई देख लीजिए मात्र 1646 मीटर, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है और यह 1892 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसमें 4 प्रमुख दर्रे हैं, दर्रे यानी पास जिससे होकर आने जाने का रास्ता मिलता है। तो पहला है थाल घाट, यह नासिक को मुंबई से जोड़ता है, थाल घाट। फिर दूसरा यहाँ देखिएगा एक भोर घाट मिलेगा, यह भी महाराष्ट्र में है और यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तीसरा केरल में मिलेगा, यहाँ ये एक पाल घाट है, यह केरल में है जो दक्षिणी भारत के 2 शहर केरल का कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है। और सेनगोट्टा यह भी केरल में है, तिरुवनंतपुरम एवं तमिलनाडु के मदुरई को आपस में जुड़ता है। कौन कौन, तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनगोट्टा, ये नॉर्थ टू साउथ यही क्रम है। और पूर्वी घाट पर्वत यानी भारत के पूर्वी तट, यह पूर्वी तट है, इसके सहारे जो पर्वत हैं वो पूर्वी घाट हैं। पश्चिमी घाट वाले सतत हैं, लेकिन पूर्वी घाट वाले खंडित हो चुके हैं, क्यों, नदियों के कारण। इसका विस्तार यहाँ पूर्व में यानी उत्तर में उड़ीसा से दक्षिण में तमिलनाडु तक है। यह लगभग 1300 किलोमीटर लंबी है। और पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो उसका नाम है, यहाँ देखिए, विशाखापत्तनम 1680 मीटर है। इसका दूसरा सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है जो 1501 मीटर है। और ये तो महेंद्रगिरी कहाँ है, तो यह उड़ीसा में है, और विशाखापट्टनम तो ये आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे, तो यह नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट की मिलन स्थली है, यानी पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, यहाँ मिलन स्थली जो पॉइंट है यहीं पर है। और नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर डोडा बेट्टा है, जिसका ऊंचाई देखिए 2623 मीटर है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो अन्नामलाई पहाड़ी पर, क्या नाम उसका, अन्नामलाई की चोटी, नाम उसका अन्नाई मुड्डी में है और नाम उसका अन्नामलाई की चोटी है, अन्नाई मुड्डी। और अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में कार्डेमम यानी इलायची की पहाड़ी है, जो यहाँ पर केरल में है। और यह पश्चिमी घाट और यह पूर्वी घाट, यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी, यह कार्डेमम की पहाड़ी है। भारत के प्रमुख दर्रे, इसे भी क्वेश्चन आते हैं तो याद कर लीजिए। काराकोरम तो यह जम्मू कश्मीर, बलिहाल जम्मू कश्मीर, बलिहाल, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बारालाचा हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तराखंड, तुजू दर्रा यह मणिपुर में है। और भी बहुत सारे दर्रे हैं, याद कीजिएगा। प्रमुख शिखर तो माउंट एवरेस्ट, यह नेपाल और तिब्बत के मध्य में है। अब इसका ऊंचाई पॉइंट बढ़ गया है, 96 मीटर यानी कि 96 सेंटीमीटर। माउंट केटू तो भारत की सर्वोच्च है, इसकी ऊंचाई देख लीजिए। कंचनजंगा नेपाल और भारत के मध्य है और यह भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत यह भारत में है और यह 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा नेपाल में। नंदा देवी भारत में। माउंट कामेट, याद कीजिए कामेट, यह भारत में है। अब दक्षिण का पठार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह भूभाग उत्तर में गंगा सतलज मैदान से, यह भारत का मैप है। इसका उत्तरी भाग यह उत्तरी विशाल मैदान यानी गंगा सतलज का मैदान है। और शेष 3 दिशाओं में यानी इधर अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और यह क्या है, तो यहाँ पर हिंद महासागर, इसके मध्य फैला हुआ यह दक्षिण का पठार है, यानी यह टेबल माउंटेन है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा इस पठार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट देती है। तो नर्मदा जो गुजरात में के खंभात में अपना जल गिराती है, इसके उत्तर में यहाँ पर मालवा का पठार और दक्षिण में दक्कन का विशाल पठार। दक्कन का पठार तो यहाँ देखिए, यह क्रिटेशियस इओसीन में लावा निकलने से निर्मित है। कौन, तो दक्कन का पठार। यह भारत का प्राचीनतम भूभाग है और दक्कन का पठार भारत में सबसे बड़ा पठार है और इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के भूभाग आते हैं। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है, दक्कन का पठार। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो रेगूर मृदा भी कहते हैं, जो कि कपास की कृषि के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
गोदावरी नदी इसे दो भागों में बांटती है। किसको? तो दक्कन के पठार को। कौन कौन? तेलंगाना व कर्नाटक का पठार, और जिसकी इसकी उत्तरी सीमा ताप्ती नदी है। और किसकी? तो तेलंगाना व कर्नाटक के पठार की बात हो गया। गोदावरी नदी इसको दो भागों में बांट दिया। किसको? दक्कन का पठार, और इसका उत्तरी सीमा किसका? तो दक्कन के पठार का उत्तरी सीमा ताप्ती नदी बनाती है। मालवा का पठार याद कीजिए, मालवा यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है और यह लावा निर्मित पठार है। बुंदेलखंड पठार, तो यह मालवा पठार के उत्तर व उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके पूर्व में छोटा नागपुर का पठार, जिसका सबसे बड़ा भाग रांची का पठार है। किसका? तो बुंदेलखंड भाग के मालवा के पठार में उत्तर पूर्व में स्थित है। वहीं मालवा के पठार यानी बुंदेलखंड के पठार जो हुआ यानी मालवा का पठार, इसके पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है और जिसका सबसे बड़ा भाग रांची का पठार है। यहाँ खनिजों की भरमार है। और मेघालय का पठार, यह सांस्कृतिक रूप से तो नॉर्थ ईस्ट का भाग है, लेकिन ज्योग्राफिकल रूप से प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। इसकी संरचना छोटा नागपुर के पठार से मिलती है। और हम लोग उत्तर का विशाल मैदान के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तरी मैदान की अवस्थिति हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच है। यह नवीनतम भौतिक प्रदेश है, सबसे नया है, जिसका निर्माण हिमालय के बाद हुआ है। हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे इसका निर्माण हुआ। हिमालय से निकलने वाली नदियों में जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र हैं, यानी उत्तर की ओर से आने वाली नदियाँ ये सब। और दक्षिण यानी यहाँ प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियों में तो सोन तो यहाँ होगा, चंबल आदि नदियाँ ये सब दक्षिणी भारत से आकर इसमें मिलती है और इन लोगों के द्वारा ही बहाकर लाई गई मिट्टी से जमा होने से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। मिट्टी की विशेषता के आधार पर इस मैदान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। यानी मान लीजिए यह हिमालय का शिवालिक रेंज है, इसके नीचे गोल गोल पत्थर वाले इलाके मिलते हैं जिसको भाबर कहा जाता है। इसमें क्या होगा? नदियाँ विलीन हो जाती हैं। इसके बाद वाले इलाके में नदियों का जल आता ऊपर उठता है, लेकिन यह अब सबमर्ज इलाका है, यानी ये मार्सी दलदली इलाका है जिसको तराई कहते हैं। उसके बाद वाले इलाके जहाँ पर पहले बाढ़ आया करती थी लेकिन वर्तमान में न आती है, वह बांगर है। और खादर इलाका यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का इलाका जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी आता है, वह खादर इलाका है। भाबर प्रदेश, इसका निर्माण हिमालयी नदियों द्वारा लाई गई बजरी यानी कंकर पत्थर के निक्षेप के फलस्वरूप हुआ है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। इसका विस्तार सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच है, जहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। दूसरा देखिए तराई प्रदेश, इसका विस्तार भाबर प्रदेश के ठीक दक्षिण में है और यह निम्न समतल मैदान है जहाँ नदियों का पानी बहकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है। यहाँ जैव विविधता का विशाल भंडार है। कहाँ? तो तराई में। और बांगर प्रदेश, यह नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। गंगा यमुना का दोआब एवं सतलज का मैदान इसका उदाहरण है। किसका? तो बांगर का। खादर प्रदेश, तो यह नवीन जलोढ़ के जमा होने से बना है। इसकी उर्वरा शक्ति सबसे अधिक है। अब हम लोग देखेंगे तटवर्ती मैदान, यानी तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी तथा समुद्र तट के मध्य हुआ है। इसमें 2 होगा, एक पश्चिमी तटीय मैदान यानी ये वाला पतला वाला, इसका विस्तार सूरत से कन्या यानी सूरत यहाँ पर और कन्याकुमारी यहाँ तक है। इसे पुनः 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसकी चौड़ाई यहाँ गुजरात में नर्मदा एवं ताप्ती के मुहाने के समीप 80 किलोमीटर है। वहीं पश्चिमी तट यानी मालाबार तट पर कुछ पंचजल, जैसे कि यहाँ बात हो रही है केरल के सामने, जिन्हें केरल में कयाल कहते हैं, यानी कि ब्रैकिश वाटर यानी कुछ पानी समुद्र के जमा हो गए हैं। उदाहरण के लिए बेम्बनाद एवं अष्टमुदी ये सब झील हैं। वहीं पूर्वी तट, इसका बात हो रहा है पूर्वी घाट एवं समुद्र तट के बीच स्वर्णरेखा नदी यहाँ से लेकर कन्याकुमारी के मध्य तक फैला है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, जिसका कारण है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण।
तमिलनाडु के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि गोदावरी और महानदी के मध्य के बीच का पूर्वी तटीय मैदान उत्तरी सरकार तट यानी उड़ीसा तट या उत्कल तट उसको कहेंगे। पश्चिमी तट पर कोंकण, यहाँ देखिए पश्चिमी तट पर मैप बना लेते हैं, दमन व गोवा के बीच, यहाँ से लेकर यहाँ तक दमन गुजरात का साइड, गोवा यानी गोवा के बीच के ये इलाका, बीच में पूरा महाराष्ट्र आएगा, उसको कोंकण कहेंगे। फिर मालाबार तट, तो यह मालाबार यानी मुख्य रूप से केरल के सामने मालाबार तट और बीच में कर्नाटक का इलाका पड़ता है, उसको कहते हैं कन्नड़ तट। और पुलिकट एक वलयाकार परवाल झील है। तो पुलिकट कहाँ है ये? तो आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित एक द्वीप है, और पुलिकट लेक है और वहीं पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। तो पुलिकट जो लेक है यानी झील है, यह परवाल झील है जो श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा समुद्र से अलग होता है। अब हम लोग भारत के मुख्य द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में और शेष अरब सागर में, यानी ये अंडमान वाला बंगाल की खाड़ी में हो गया 204, और शेष अरब सागर में, जिसमें कुछ लक्षद्वीप हैं और मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है और इसका ऊंचाई देख लीजिए 738 मीटर सर्वोच्च है। कहाँ का? तो अंडमान का। और यह उत्तरी अंडमान में तथा दूसरी सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियर, यह कहाँ है? यह ग्रेट निकोबार में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन इसी द्वीप समूह में है। नारकोंडम नामक सुप्त डोरमेंट है, यानी कभी भी फट सकता है, ज्वालामुखी भी इसी में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। यह भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप अरब सागरीय द्वीपों की तुलना में अधिक बड़े हैं। लक्षद्वीप, तो यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इस समूह में कुल 36 द्वीप हैं। ये सभी परवाल भित्ति द्वारा बने द्वीप हैं। इसमें 3 मुख्य द्वीप हैं। लक्षद्वीप उत्तर में, 3 द्वीप कौन कौन है? लक्षद्वीप उत्तर में, मिनिकॉय दक्षिण में, कवरत्ती मध्य में। 3 मुख्य द्वीप हैं। कौन कौन? इस तरह से तो लक्षद्वीप सबसे ऊपर होगा, मध्य में, दक्षिण में कौन होगा? ये दक्षिण वाला यहाँ होगा मिनिकॉय, और मध्य में ये कवरत्ती। और अन्य द्वीप जैसे श्रीहरिकोटा द्वीप, तो यह भी परवाल निर्मित द्वीप है। और यह द्वीप पुलिकट झील के अग्रभाग, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पुलिकट झील हो गया और यहाँ पर उसका रास्ता ये ब्लॉक कर दिया, अग्रभाग में नेल्लोर के निकट स्थित है। पम्बन द्वीप, यह मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। न्यू मूर द्वीप, यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश तथा भारत की सीमा पर अवस्थित है, हुगली के निकट। यह भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित क्षेत्र है। अब हम लोग भारत की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिस पर क्या क्या होगा? तो भारत की जलवायु कैसी है? याद कर लीजिए, मानसूनी। और इस पर असर किसका पड़ेगा? तो इसका अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, उच्चावच यानी हाइट, हिमालय पर्वत का व्यापक प्रभाव पड़ता है। इतना भी अगर मेन में लिख दीजिएगा कहीं मेंस में तो नंबर आ ही जाएंगे। भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, जो मुख्यतः मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा परिवर्तन के कारण होती है। यहाँ देखिए, शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च, ग्रीष्म 15 मार्च से 15 जून, ग्रीष्मकालीन वर्षा 15 जून से 15 सितंबर, शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर के मध्य पाई जाती है। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटों, यानी यह तमिलनाडु हो गया आपका यहाँ पर, और यह आंध्र प्रदेश, तो तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट, यानी कोरोमंडल मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट, यानी लाल सीमा पर लौटती हुई मानसून, यानी समय मानसून अब ये वापस जा रही है, हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहेंगे? उसको नॉर्वेस्टर, बंगाल में उसको काल बैसाखी कहेंगे, और जबकि कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम यानी कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है।
भारत का मैप है। दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब यहाँ यह दक्षिण है और यह इसकी दिशा क्या है, तो ये वेस्टर्ली है यानी पश्चिम दिशा से आ रही है, इसलिए इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। और के द्वारा होती है, जिसके दो शाखाएं हैं, ये है अरब सागर शाखा और यह बंगाल की खाड़ी की शाखा। इन दोनों से ही भारत में वर्षा होती है। अरब सागर की शाखा सबसे पहले केरल में जून के प्रथम सप्ताह में आती है। पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में भारी वर्षा कराती है। गारो खासी दो है, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा लाती हैं। यहाँ पर की बात हो रही है, यह नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं हैं वो यहाँ पर आ तो जाएंगी, लेकिन जो ये पहाड़ है इनका शेप कैसा है, कीप आकार की, यानी इसमें जो हवा इंटर तो कर जाएगा, लेकिन यानी हम आने तो देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे वाली बात है, जिस कारण ये हवाएं आती है और यहीं पर टकरा कर अत्यधिक वर्षा का हरास कर देती है, यानी लॉस कर देती है। और जिसके कारण यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ स्थित मासीनराम यानी मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। कितना, लगभग 11,872 मिलीमीटर। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है उस समय। आपका ये तमिलनाडु यहाँ है और यहाँ पर पश्चिमी घाट की पहाड़ी है, नीलगिरी है, ऊंचाई अधिक है, अतः इस समय यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। यहाँ वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून यानी मानसून का जब निवर्तन होगा तो इसकी दिशा क्या है, यह उत्तर है, ऊपर नॉर्थ, और इसका दिशा किस साइड का है, तो हल्का हल्का ईस्टर्ली है, इसलिए इसको उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। शरद ऋतु को मानसून का प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है, यानी मानसून वापस लौटा घर जा रहा है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। और निसर्ग न्यास तोकते और क्या क्या सब जानते ही हैं, उनसे क्या होता है। भारत की नदियाँ, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत में नदियों का विभाजन दो भागों में किया गया है मुख्य रूप से। एक है हिमालय की नदियाँ यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र यानी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी या पूर्वी घाट से निकलने वाली नदी या प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। सिंधु तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। सिंधु तंत्र की बात हो रही है, यानी इसमें एक सिंधु नदी है और भी बहुत सारी नदी है, जैसे सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, जास्कर, गोमल इत्यादि, ये सब सिंधु नदी तंत्र की नदियां हैं। सिंधु में बाईं ओर से मिलने वाली नदी, बाईं और दाएं कैसे, नदी अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है मान लेते हैं, इसका धारा ऐसे है, तो आप यहाँ पर खड़ा हो जाइए और इसी दिशा में, और आपका जो बायां होगा वो नदी का बायां, आपका जो दायां वो नदी का दायां। तो सिंधु में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की 5 नदियाँ कौन कौन, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम सबसे प्रमुख है। सिंधु नदी का उद्भव तिब्बत के मान सरोवर झील के निकट चेमायंगडुंग ग्लेशियर से होता है। चिनाब सिंधु की सहायक नदी है, जिसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। किसको, तो चिनाब नदी को। अब दूसरा महत्वपूर्ण नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमू के निकट गंगोत्री हिमानी से गंगा का उद्गम हुआ है, जो उद्गम का स्थान पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। कौन, तो गंगा नदी। गंगा नदी का नाम देवप्रयाग के बाद क्या पड़ेगा, तो गंगा पड़ता है गंगा नदी का नाम। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक अलकनंदा और भागीरथी, इन नदियों के आपस में मिलाव कहाँ होगा, तो देवप्रयाग में, और यहाँ से जो नदी निकली उसका नाम गंगा हो गया। इसी तरह 5 प्रयाग हैं, वो अभी याद कर लीजिएगा, देवप्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी तो यमुना के नाम से। गंगा नदी हो गया। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में सोन, घाघरा, कोसी, यमुना, दामोदर व गंडक है। अब दूसरी देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी यानी तिब्बत में इसका नाम सांगपो या सांपू है। मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। कहाँ, तो मानसरोवर झील के निकट चोमयुंगडुंग हिमनद से। इसका प्रवाह तंत्र 3 देशों में, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में है। भारत के असम में यानी धोला और सदिया के बीच में इसका क्या नाम है, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। यहाँ देखिए,
पासी घाट के निकट दिबांग व लोहित के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सुबनसिरी, मानस, पगलादिया, कपिली, जिया भरेली, धनसिरी प्रमुख है। किसका? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां में तो यह महानदी, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों में महानदी जो उड़ीसा में है, इसका भी यहाँ पे जो सहायक नदी है उसका नाम याद कीजिए, जैसे तेल, जोंक, ओक, हसदेव, महादेव, ये सब महानदी की सहायक नदियाँ हैं। इसी तरह ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्ण रेखा, ये छोटा नागपुर पठार रांची से निकलती है। गोदावरी, गोदावरी की भी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, वर्धा। फिर कृष्णा, कृष्णा की भी सहायक नदी जैसे कि मूसा, कृष्णा की मंजीरा, ये सब कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी, कावेरी की हेमवती, कर्णवती और भी लक्ष्मण तीर्थ, ये सब कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। फिर पेन्नार, ताम्रपर्णी, ये सब क्या है? तो ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। वहीं अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में नर्मदा, तापी या ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, घग्गर प्रमुख नदी हैं। उत्तर भारत की नदियाँ बाढ़ के लिए विख्यात हैं। इनमें बाढ़ की बारंबारता एवं विभीषिका का मुख्य कारण नदियों के अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि है। पर्यावरण के ह्रास के कारण मृदा अपरदन बढ़ा है, जिससे नदियों में गाद की मात्रा बढ़ी है और जिससे बाढ़ों की घटनाएं बढ़ गई है, उसकी बारंबारता बढ़ गई, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, हम लोग अब तक उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे मुख्य रूप से, अब हम लोग मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यानी भारत का प्रायद्वीप कौन है? यहाँ गुजरात से लेकर और यह पश्चिम बंगाल, यह प्रायद्वीपीय भारत होगा। तो प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य रूप से गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन? तो गोदावरी, जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियों में प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती है। वहीं कृष्णा नदी, तो यह गोदावरी का जो ओरिजिन है कहाँ से होता है? कमेंट कीजिएगा, नासिक जिले में है। कृष्णा नदी यह महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसकी सहायक नदियों में कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा व मूसा, ये सब क्या है? तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है तथा केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु से प्रवाहित होती है और इसे किसे? तो कावेरी नदी को क्या कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी में हेमवती, अर्कावती, काबनी, भवानी, नोपल और भी बहुत सारी नदियां हैं। नर्मदा, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, मान लेते हैं अमरकंटक है, इसमें एक नदी जो अरब सागर में गिरी उसका नाम नर्मदा है। एक नदी जो गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है उसका नाम सोन है। और इसी के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी, जो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो जो अमरकंटक यह क्या है? तो यह रेडियल ड्रेनेज सिस्टम है तथा यह विंध्याचल एवं सतपुरा के बीच विभ्रंश घाटी से होकर, विभ्रंश या सिंपल याद कीजिए ना, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह नदी जबलपुर के नीचे क्या है? तो याद कीजिए भेड़ाघाट के पास कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन? तो नर्मदा। और सिंधु भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। इस नदी का जल वर्ष 1960 के भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौते से विभाजित किया गया था। इस पे 6 नदियाँ हैं टोटल, सिंधु प्लस 5। इसमें 3 नदी का पानी भारत को मिला, 3 का पानी का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। और करवाने वाले कौन थे? तो विश्व बैंक के सहयोग, मीडिएटर विश्व बैंक। जिसमें पूर्व की 3 नदियाँ कौन कौन? सतलज, रावी और ब्यास की 80% पानी पर भारत का अधिकार है। इसी तरह से पश्चिम की 3 नदियाँ कौन कौन? सिंधु, झेलम, चिनाब के 80% पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। प्रायद्वीपीय नदियाँ लंबाई के अनुसार घटते क्रम में गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी एवं ताप्ती है। भारत की कुछ प्रमुख झीलें हैं, जैसे ओडिशा, चिल्का है उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में चिल्का, और यह खारे पानी की लैगून झील है। वहीं राजस्थान में
राजस्थान में बहुत सारे झील है, लेकिन प्रमुख सांभर झील राजस्थान में है। सर्वाधिक खारी झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर झील चोलामू झील, जो सिक्किम में है। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील या लोनार महाराष्ट्र में है। पूर्वोत्तर में मीठे पानी की झील और केबुल लामजाओ नामक पर तैरता हुआ पार्क कहाँ है? तो लोकटक झील में है, यह मणिपुर में है। केरल में वेम्बनाड झील है, जो पश्चिमी तट पर है, और यह लैगून झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह उत्तर प्रदेश में है, और यह रिहंद नदी पर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, जवाहर सागर मध्य प्रदेश में है। ये दोनों चंबल नदी पर है। अब हम लोग भारत की मिट्टी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखते हैं भारत में मिट्टी का जो क्षेत्र है, यह इसका बंटवारा कैसे हुआ है। एक जलोढ़ है, एक काली या रेगुर मिट्टी है, लाल मिट्टी है तीसरी, और चौथी मुख्य रूप से लेटराइट है, और भी बहुत सारे मिट्टियाँ हैं। तो देखते हैं जलोढ़ मिट्टी, यह गंगा यमुना दोआब में यानी उत्तर के विशाल मैदान में मुख्य रूप से, फिर कावेरी का जो मैदान है वहाँ पर, और पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान पर इसका विस्तार है। और इसमें क्या क्या पाया जाएगा? तो पोटास की बहुलता है, नाइट्रोजन। यहाँ देखिए भारत की कोई भी मिट्टी है उसमें आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी सब में मिलेगी, सब में लिख दीजिए एक तरफ से। और ह्यूमस की कमी, यह जलोढ़ की विशेषता है। बांगर खादर दो प्रकार की होती है, कौन? तो जलोढ़। और यह गेहूँ, धान, मक्का, तिलहन दलहन का उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा है, और जो जलोढ़ मिट्टी है यह सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लगभग 43% जो भारत में ज़मीन है, यानी कि कृषि करने योग्य भूमि, उसमें जलोढ़ मिट्टी का विस्तार 43% है। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और तमिलनाडु में फैला हुआ है। और यह बैसाल्ट चट्टानों के निर्माण के क्या हुआ? इनका निर्माण बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है, यानी उनका अपरदन हुआ, इरोजन हो गया, और उससे जो मिट्टी का निर्माण हुआ उसका नाम है काली या रेगुर मिट्टी। क्यों? क्योंकि इसमें लोहा आयरन की मात्रा अत्यधिक है, अतः यह काली दिखती है। चूना एल्युमिनियम की प्रधानता है, लेकिन जीवाश्म की उपस्थिति काली मिट्टी, जीवाश्म की उपस्थिति कम उपस्थिति है इसमें। काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए यह उपयुक्त है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी, तो यह आंध्र प्रदेश, झारखंड का छोटानागपुर पठार का पठारी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र, ये पठारी क्षेत्र का जब इरोजन हुआ उससे जो मिट्टी बना वह लाल मिट्टी हो गया। अम्लीय युक्त नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी इसमें भी है, देख लीजिए, और लेकिन अम्लीयता है इसमें। और मिट्टी का रंग लाल रंग लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण हो जाता है, इसलिए लाल हो गया इसका नाम। और इसमें क्या होगा? तो इसमें कपास, गेहूँ, दालें तथा मोटे अनाजों की खेती होती है। और लेटराइट मिट्टी, वैसी मिट्टी तो थी तो ये लाल ही, लेकिन इसमें इतना अधिक इस पर आर्द्रता वर्षा हुआ और इसका निछालन हो गया कि यह लेटराइट नाम पड़ गया। तो केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विकसित है। आर्द्रता एवं शुष्कता से चट्टानों में क्या हुआ? तो चट्टानों के क्रमिक निच्छालन से इसका निर्माण हुआ है। आयरन एवं सिलिका की बहुलता इलायची की खेती के लिए उपयुक्त है तथा काजू या बागानी खेती के लिए भी उपयुक्त है। कौन? तो ये लेटराइट मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। भारत की कृषि, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग जो भारत की ज़मीन है, इसका 51% भाग है, उस पर क्या होता है? तो कृषि होती है। और देश की लगभग 2/3 जनता अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर आश्रित है। भारत में कृषि राज्य सूची का विषय है। पशुपालन के साथ खेती करने को क्या कहेंगे? मिश्रित खेती कहते हैं। भारत की प्रमुख फसलें, तो खाद्यान्न फसल यानी जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, खा जाते हैं डायरेक्ट, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, दालें, ज्वार, बाजरा, रागी और जौ, ये सब खाद्यान्न फसलें हैं। इसी तरह व्यावसायिक फसल, तो गन्ना, तिलहन, सरसों, मूंगफली, तिल, फल, रबर, सब्जी व्यावसायिक फसल, यानी किसान इनकी खेती क्यों करता है? बेचने के लिए। और पेय फसल, यानी जिसके उत्पाद को हम लोग पीते हैं, जैसे चाय, कहवा और तंबाकू को तो खाया जाता है, खाए क्या जाएंगे, ये भी तो नशा ही है, तो पेय फसल में आ चलिए। और रेशेदार फसल, यानी जिससे कपड़े, बैग, बोरा आदि का निर्माण होता है, जैसे चटाई, तो कपास, जूट, सन, पटुआ और मेस्ता, ये सब रेशेदार फसलें हैं। फसल और उनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, जैसे
तो सेब का उत्पादन में वर्तमान में सबसे अधिक जम्मू कश्मीर होता है, टॉप पर जम्मू कश्मीर है। और उत्पादक क्षेत्र तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। केला, तो केला भारत में सबसे अधिक कहाँ हो रहा है अभी वर्तमान में, तो केला सबसे अधिक तमिलनाडु में, और उत्पादक में महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु है ही। काली मिर्च केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी। काजू, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है, और क्षेत्र कर्नाटक, सिक्किम, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में है। केसर जम्मू कश्मीर। इलायची, इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है, लेकिन उत्पादक टोटल क्षेत्र में कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु। लौंग, यह केरल में होता है। संतरा, तो संतरा आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय, सिक्किम, ये सब संतरा के उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा, गेहूं उत्पादन में भी दूसरा स्थान रखता है। कौन, तो भारत। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में डॉक्टर स्वामीनाथन के प्रयासों से हुई थी, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना मूल उद्देश्य था इसका। 1966-67 में क्या हुआ, हरित क्रांति। लक्ष्य क्या था, आत्मनिर्भरता। किस चीज़ में, अनाज के लिए, खाने के लिए। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा, तो गेहूं और चावल पर। प्रथम हरित क्रांति के पश्चात वर्ष 1986-87 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत की गई। क्यों, क्योंकि पहले वाले का क्षेत्र लिमिटेड था, सारे किसानों को, सारे क्षेत्र को और समस्त कृषि को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसलिए 86-87 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है, और जो अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं के विस्तार से संबंधित था, और मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए फसलों का आवर्तन अनिवार्य होता है। यानी ये दूसरा बात हो गया, मतलब फसल जो पैटर्न है, जैसे इस बार किसी खेत में हम लोग गेहूं की खेती करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगली बार गेहूं की खेती करें, उत्पादन नहीं होगा, उसमें अगली बार तोरी की खेती करनी चाहिए। ऋतुओं के आधार पर भारत में फसलों को रबी, खरीफ और जायद 3 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन करता है, तो एमपी। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू ये रबी की फसलें हैं, जबकि खरीफ की फसल में खरीफ में धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर शामिल है। वहीं राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा आदि ये सब जायद फसलें हैं, या इसको गर्मा कहते हैं हम लोग। भारत में सिंचाई, तो भारत में सिंचाई परियोजना को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है उसके आकार के हिसाब से। पहला, वृहद सिंचाई परियोजना, यानी जिसका क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि का हो, उसका कैपेसिटी तो वृहद है। मध्यम यानी मीडियम, या 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच कृषि योग्य भूमि को सिंचित करता हो तो मध्यम है। और लघु यानी 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि को सिंचने की जिसकी क्षमता है वह मधु नहीं लघु सिंचाई योजना है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का 37% बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन तथा 63% छोटी सिंचाई योजनाओं के ही अधीन है। यानी अधिकतर क्षेत्र में सिंचाई छोटी सिंचाई योजनाओं के ही द्वारा किया जाता है। बड़ा क्षेत्र मात्र 37% है, जिसमें वृहद सिंचाई परियोजना और मध्यम सिंचाई परियोजना से लाभान्वित क्षेत्र मात्र 37%। सर्वाधिक सिंचाई भारत में कुओं एवं नलकूप से होता है 55.9%। भारत में कुआं और नलकूप सिंचाई का प्रमुख साधन है। भारत के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र के 33% भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, बस इतना ही। भारत में नहरों द्वारा 24.54% सिंचाई होती है, जबकि भारत की नहरों में पंजाब की नहरों में सतलज नदी से पानी आता है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन है, तो तमिलनाडु है। भारत की कुछ बहुउद्देशीय परियोजना है, जैसे देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना, यह सतलज नदी पर है और लाभान्वित राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। दामोदर घाटी नदी दामोदर, यह झारखंड, पश्चिम बंगाल इससे संबंधित राज्य है। हीराकुंड, यह महानदी पर है और यह उड़ीसा में है। चंबल, तो चंबल नदी पर लाभ वाले प्राप्त राज्य तो राजस्थान, मध्य प्रदेश। तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा नदी पर है, यह तेलंगाना और कर्नाटक को लाभ पहुंचाते हैं। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है और यह उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश को लाभ पहुंचाते हैं। इसी तरह सरदार सरोवर, तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है और इसे लाभ प्राप्त वाले राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान। इडुक्की परियोजना, इडुक्की यह पेरियार में नदी पर है और यह कहाँ, तो इसे लाभ वाले राज्य यानी लाभ प्राप्त किसको होगा, तो
केरल को दुलहस्ती परियोजना, तो यह चिनाब नदी पर है और यह जम्मू कश्मीर को लाभ पहुँचाएगा। स्वर्ण रेखा, तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर है और लाभान्वित राज्य उड़ीसा और झारखंड। शिव समुद्रम, तो यह कावेरी नदी पर स्थित है और लाभ वाले राज्य कर्नाटक होंगे। महानदी, महानदी नदी पर ही महानदी परियोजना और उड़ीसा। सतलज, सतलुज परियोजना का नाम है और ये कहाँ, तो चिनाब नदी पर है और चिनाब नदी पर बहुत सारे परियोजना हैं और यह जम्मू कश्मीर में है। शरावती, तो शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है। बगलिहार, यह चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना, यह झेलम में है, जम्मू कश्मीर। सरहिंद परियोजना, यह सतलज नदी पर है, हरियाणा। वान सागर, यह सोन नदी पर है और सोनभद्र जिले में बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश लाभान्वित राज्य हैं। भीमा परियोजना, तो यह पवना नदी पर है, महाराष्ट्र में। जैकवाड़ी, यह गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाप्ता झाकड़ी, तो सतलज नदी पर है और यह हिमाचल प्रदेश में है, नाप्ता झाकड़ी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का क्या कहा, तो इसको मंदिर कहा था। ये नए मंदिर हैं। अब हम लोग भारत के उद्योग के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में बराकर नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित किया गया था तथा इसके पश्चात बड़े पैमाने पर 1907 में स्वर्ण रेखा नदी घाटी में साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय लौह इस्पात कंपनी 1918 में भारतीय लौह इस्पात कंपनी, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स 1923, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल 1937 में स्थापना किया गया। और स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद याद कीजिए, भिलाई इस्पात संयंत्र 1953 में। और क्षेत्र कौन था, तो भिलाई यानी छत्तीसगढ़ में। सहयोगी देश याद करना पड़ता है तो सोवियत संघ। दूसरा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला, और यह 1959 की बात है। राज्य उड़ीसा और यह पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी दुर्गापुर, ये कहाँ है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। ये 1962 में स्थापित किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में, राज्य झारखंड यानी बोकारो में है और ये सहयोगी देश सोवियत संघ है। सलेम इस्पात संयंत्र, यह सलेम यानी तमिलनाडु में है। दूसरा देखिए एल्युमिनियम उद्योग। पहला कारखाना वर्ष 1937 में बंगाल के जेके नगर में स्थापित किया गया था। एल्युमिनियम बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। वर्ष 1938 में 4 कारखाने यानी तत्कालीन बिहार राज्य के मुड़ी और अब क्या हो गया, तो यह झारखंड हो गया। झारखंड के मुड़ी में, केरल के अलवाय, पश्चिम बंगाल के वेल्लूर तथा उड़ीसा के हीराकुड में स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन यानी हिंडाल्को की स्थापना तत्कालीन मध्य प्रदेश के कोरबा नामक स्थान पर की गई थी। वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है यह सूती वस्त्र। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई रोजगार देने वाला उद्योग है तो यह वस्त्र उद्योग। वर्ष 1818 में कलकत्ता में फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र की आधुनिक मिल की स्थापना की गई थी। 1854 में कवासजी डाबर द्वारा सफल कारखाना खोला गया। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, जबकि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, वहीं कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तथा अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। रेल उपकरण उद्योग। 26 जनवरी 1950 को चितरंजन यानी पश्चिम बंगाल में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से स्थापित हुआ था। वर्ष 1955 में चेन्नई के समीप पेराम्बूर में रेल डिब्बा बनाने का कारखाना स्थापित हुआ, यानी इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री की बात हो रही है। पंजाब में कपूरथला में भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। रायबरेली उत्तर प्रदेश से, कचरापारा पश्चिम बंगाल में भी कोच रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। बिहार के मढ़ौरा में डीजल इंजन व मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना लगाया जा रहा है। तो जो मढ़ौरा का डीजल इंजन है यह फ्रांस की कंपनी के साथ सहयोग से है और मधेपुरा वाला जनरल इलेक्ट्रिक यानी अमेरिका के सहयोग से लगाया जा रहा है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्योग जैसे जूट उद्योग, इससे संबंधित राज्य पूछता है तो पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रिसरा, शिवपुर, बिहार में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा, उत्तर प्रदेश में कानपुर व सहजनवा प्रसिद्ध है। इसी तरह चीनी उद्योग तो उत्तर प्रदेश का देवरिया,
पररौना, गोरखपुर, सिसवा, बलरामपुर, गोंडा, बुलंदशहर और बिहार में मोतिहारी, सुगौली, चनपटिया, नरकटियागंज, पदौरा, ससामूसा, मोतीपुर, दरभंगा, चंपारण आदि क्षेत्र हैं। वहीं कागज में तो कागज उद्योग में मध्य प्रदेश का नेपानगर अखबारी कागज के लिए, वहीं होशंगाबाद में नोट छापने का कारखाना है। और पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ है, रानीगंज, कोलकाता, ये सब पश्चिम बंगाल में है। वहीं गुजरात का पापी, सूरत व बड़ौदा, ये सब कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध जगह है। जलयान निर्माण उद्योग तो जलयान निर्माण का पहला कारखाना वर्ष 1941 में सिंधिया स्टील नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जैसे गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड, याद कर लीजिए गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड, ये कहाँ है तो कोलकाता में है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तो यह गोवा में है। और मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड, मझगांव तो यह मुंबई महाराष्ट्र में है। और भारत के कुछ खनिज क्षेत्र हैं जैसे लवयस्क, तो इसमें उड़ीसा में कौन क्षेत्र तो सोनाई, क्वेंझर और मयूरभंज। झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद। छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर। और कर्नाटक में बेल्लारी और चिकमंगलुरु, ये सब लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र हैं। वहीं कोयला में देखिए झारखंड में धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, आसनसोल। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ है। उड़ीसा का देशगढ़ है, तलचर। और अरुणाचल प्रदेश में नामचिक, नामरूप, ये सब क्या है तो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। वहीं तांबा में झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग। राजस्थान का खेतरी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, सिरोही। और कर्नाटक में चीतल, दुर्ग, हासन। मध्य प्रदेश में बालाघाट। इसी तरह से अबरख में प्रेजेंट में जो उत्पादन हो रहा है वह आंध्र प्रदेश में नेल्लोर। झारखंड का पलामू, गुजरात का खेड़ा। मध्य प्रदेश में कटनी, बालाघाट व जबलपुर। और बॉक्साइट के क्षेत्र तो उड़ीसा में चंद्रगिरी, बफली माली पर्वत, कथकल। झारखंड का कोडरमा, हजारीबाग। बिहार में गया व मुंगेर में है बॉक्साइट। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, ये सब बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं। पेट्रोलियम में राज्य में आइए तो सबसे अधिक वर्तमान में पेट्रोलियम का उत्पादन कोई राज्य कर रहा है तो वह राजस्थान है। और क्षेत्र तो असम, ये शुरू से ही खानदानी जगह है इनका असम। तो असम में डिगमोई व सुरमा घाटी। गुजरात का खंभात, अंकलेश्वर। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई। और राजस्थान में तो बीकानेर, उसका ऐश्वर्या वाइल्ड फील्ड। और यूरेनियम में झारखंड का रांची, हजारीबाग व सिंहभूम। और जस्ता के क्षेत्र तो जस्ता के लिए राजस्थान की में कौन तो उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। और जम्मू कश्मीर का रियासी। वहीं चांदी में तो राजस्थान का जावर खान, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, बेल्लारी। आंध्र प्रदेश में कुडगा, गुंटूर। व झारखंड का सन्याल परगना व सिंहभूम। उसी तरह थोरियम में मुख्य रूप से कौन कौन क्षेत्र प्रसिद्ध है तो थोरियम के लिए ये राजस्थान का पाली, भीलवाड़ा, यह भी चांदी के लिए प्रसिद्ध है। थोरियम में केरल और आंध्र प्रदेश फेमस है। और टीन में तो छत्तीसगढ़ का क्या तो बस्तर का संपूर्ण भंडार एवं उत्पादन में फेमस है कौन तो बस्तर, चंडीगढ़ है। अब आगे देखिए संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है। अन्य शब्दों में हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। वह क्या है तो रिसोर्स है, संसाधन है। संसाधनों के प्रकार या दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से, एक नेचुरल यानी जिसे भगवान ने दिया है यानी प्राकृतिक, और दूसरा मानवीय आधार पर यानी मानव ने उसमें क्या किया है तो उसमें छेड़छाड़ कहेंगे या कहीं उसको विकास करके अपने उपयुक्त बना लिया। संसाधनों का वर्गीकरण तो इसकी उत्पत्ति के आधार पर यहाँ देखिए एक जैव संसाधन यानी बायोटिक रिसोर्स, मतलब इन संसाधनों की पूर्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है जैसे मनुष्य, पशुधन, वनस्पति एवं जीव यानी फ्लोरा, और फ्लोरा माने वनस्पति, जीव मतलब फौना आदि। कोयला एवं पेट्रोलियम को जैविक स्रोत के रूप में माना जा सकता है क्योंकि ये जीवित रूपों के क्षय से बने हैं, जबकि अजैव यानी वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहते हैं, कहलाते हैं जैसे मृदा यानी मिट्टी, मेटल धातु एवं चट्टानें। और समाप्तता के आधार पर यानी एक खत्म होने वाला है, एक नहीं खत्म होने वाला है। तो समाप्तता के आधार पर एक नवीकरणीय स्रोत यानी रीइन्यूएबल रिसोर्स, मतलब वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा,
पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्यजीव, इनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होगा सतत और एक होगा जैविक संसाधन। सतत यानी इन संसाधनों को एक ही समय पर प्रयोग और पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ये एक स्थान पर नहीं रहते बल्कि भौतिक परिवेश में प्राकृतिक रूप से भ्रमण करते रहते हैं, जैसे बहता हुआ जल, सौर विकिरण और हवा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, टाइडल एनर्जी। और जैविक संसाधन, तो जैविक संसाधन यानी बायोलॉजिकल रिसोर्स में कौन कौन आएगा? ये संसाधन जैविक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं और इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति में यानी वन्य, आवरण एवं वनस्पति, और दूसरा होता है वन्यजीव। और दूसरा देखिए अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि एक बार अगर ये खत्म हो गया तो दोबारा नहीं होगा। सिंपल सा बात है। संसाधन लंबी भूवैज्ञानिक समयावधि के माध्यम से बनते हैं, अतः इन्हें पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। इन संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन? एक है चक्रीय, यानी धातु को तकनीकी अनुप्रयोग के द्वारा पुनः नवीनीकृत किया जा सकता है, इसलिए ये चक्रीय संसाधन है। अचक्रीय, जीवाश्म आसानी से प्रयोग के बाद जल जाते हैं, इनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये अचक्रीय संसाधन है। फिर आता है स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी इसका मालिक कौन है? व्यक्तिगत संसाधन, यानी वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे बागान, चारागाह, भूमि, तालाब और कुओं का जल आदि। ये निजी व्यक्ति का हो गया, यानी व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन, वे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास समान रूप से उपलब्ध होता है, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, यानी तकनीकी स्तर पर देश में पाए जाने वाले संपूर्ण संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। इन संसाधनों पर देश की सरकार का कानूनी अधिकार होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इन संसाधनों पर परिचालन एवं स्वामित्व का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के पास होता है। जैसे उदाहरण के लिए यह तट रेखा है, तट रेखा से 200 नॉटिकल मील के बाहर का इलाका, यानी इससे बाहर का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का यह इंटरनेशनल वाटर है। उपयोग अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक संस्थाओं की सहमति के बाद ही संभव होता है। विकास के स्तर के आधार पर, यानी विकास के स्तर के आधार पर इस संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। एक संभावी, यानी होगा कभी भविष्य में, पोटेंशियल है, ये बच्चा बहुत तेज है। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं परंतु उनका विकास उचित रूप से नहीं हुआ है। संभावित संसाधन, जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं परंतु उचित विकास अभी न हो पाया है। हाइड्रोजन, इसमें अपार संभावनाएं हैं लेकिन उत्पन्न हो तो नहीं रहा है। विकसित संसाधन, यानी ये लड़का बहुत तेज था और वर्तमान में पढ़कर कुछ कर रहा है, ये विकसित हो चुका है। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, तकनीकी उपलब्धता एवं पहुंच का जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा, कहा गया पहुंच का स्तर संसाधन की गुणवत्ता विकास को निर्धारित करता है। भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, वे भंडार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जल 2 ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास अभी आवश्यक तकनीक नहीं है भी तो बहुत महंगे हैं। संचित कोष यानी रिजर्व फंड, मतलब यह भंडार का वह भाग है जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। संसाधनों का विकास, संसाधन प्रकृति की देन है परंतु मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे कई समस्याएं विकसित हो गई। कुछ व्यक्ति विशेष के लालच व संसाधनों का ह्रास होता है। असमान संसाधन वितरण, जिसके कारण कुछ विशेष लोगों के हाथ में संसाधनों का संचय हो जाता है जिसके कारण समाज संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन
में बंट गया। यानी एक के पास मान लेते हैं कि 10 रोटी है, एक ने सारा 9 रोटी रख लिया, 10 व्यक्ति है जी 10 रोटी होना चाहिए, यानी सबको एक एक मिलना चाहिए। एक आया कोई मजबूत, उसने 10 में 9 कब्जा कर लिया, बचा एक, और एक में ही बाकी 9 के पास में एक रोटी है। कितना अंतर हो गया। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पारिस्थितिकीय समस्याएं जैसे वैश्विक तापन, ओजोन परत ह्रास, पर्यावरणीय प्रदूषण और भू निम्नीकरण आदि उत्पन्न होती हैं। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि संसाधन का समाज में न्याय संगत वितरण मानव के जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए अति आवश्यक है। अतः उचित योजना के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है। अब हम लोग आगे देखेंगे भारत में परिवहन। तो भारत में सबसे पहले सड़क परिवहन। भारत की सड़क प्रणाली विश्व की दूसरी बड़ी सड़क प्रणाली है। पहला कौन? तो यूएसए, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई देश की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 2% है, जबकि कुल यातायात का 40% भार वहन करता है। भारत में सड़क परिवहन की को राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य सड़कों में विभाजित किया गया। यानी भारत में सड़क परिवहन को एक एनएच यानी नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और स्टेट में अन्य भी जैसे जिला रोड, नगर पंचायत सड़क, बहुत सारी नामें होती है उसका। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, जो जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है और जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग 47A है, जो केरल के वेम्बनाड झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप में है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यानी भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली योजना है। जैसे यहाँ पर आपका दिल्ली है, यहाँ पर कोलकाता है, यहाँ पर चेन्नई यानी मद्रास है और यहाँ पर बॉम्बे है। इन चारों को जोड़ने का एक परियोजना है। इसका नाम क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। लंबाई 5846 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा यानी नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट गलियारा है, जो पश्चिम में यहाँ पोरबंदर से लेकर पूर्व में सिलचर तक जाता है। उसी तरह उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक के बीच बनने प्रस्तावित क्या है बन रहा है। और इसकी पूरी लंबाई 7500 किलोमीटर। और यह गलियारा जो आपस में एक दूसरे को काटता है उस जगह का नाम है उत्तर प्रदेश का झांसी। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? तो केरल में, और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है। अब लद्दाख में होगा। जवाहर सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह राजमार्ग है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 आबादी वाले सभी गांवों को 12 सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य बनाया गया है। अब आगे देखिए रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन, तो भारतीय रेल परिवहन विश्व की दूसरी तथा एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान में न है। अब वर्तमान में यात्री ढोने में फर्स्ट, माल ढोने में चौथी, दुनिया की तीसरी व्यवस्था या जो इकोनॉमिक सर्वे में चौथी कहा गया है इसको। इसकी शुरुआत 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से थाने के बीच हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी एवं भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है तथा भारत में रेलवे की पहले 17 मंडलें थी। 18वां कौन है? तो तटीय रेलवे, और जिसका मुख्यालय कहाँ बनेगा? तो विशाखापट्टनम में। रेल वित्त को वर्ष 1924-25 के बाद 8 वर्ष कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया, परंतु 2017 के बजट में दोबारा रेल बजट को सामान्य बजट में मिला लिया गया। भारत में पहली मेट्रो सेवा कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक कुल 16.45 किलोमीटर चली थी। दिल्ली मेट्रो सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच जापान व कोरिया की सहायता से शुरू की गई थी। बेंगलुरु मेट्रो की शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 को नम्मा मेट्रो के नाम से तथा 2014 में मुंबई मेट्रो की शुरुआत की गई है। अभी वर्तमान में लखनऊ, कानपुर में भी मेट्रो सेवा है और बिहार के पटना में भी बन रही है। बेंगलुरु मेट्रो का नाम क्या है? तो नम्मा मेट्रो है। सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम गतिमान एक्सप्रेस है, जो 160 किलोमीटर के बीच चलती है। सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेल विवेक एक्सप्रेस है,
जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कोंकण रेलवे परियोजना के तहत रोहा यानी महाराष्ट्र से मंगलोर यानी कर्नाटक के बीच 760 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का निर्माण किया गया। यह रेल मार्ग महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरता है। जल परिवहन, तो जल यानी देश के जलमार्ग को दो भागों में बांटा गया, एक आंतरिक और एक बाहर। आंतरिक यानी भारत की मुख्य भूमि के अंदर और एक मुख्य भूमि के बाहर यानी सी में। तो आंतरिक अथवा अंतर्देशीय जल परिवहन एवं जहाजरानी परिवहन अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास के लिए वर्ष 1986 में आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण का गठन किया गया था। आंतरिक जल मार्गों के अंतर्गत वर्ष 1986 में हल्दिया यानी कोलकाता से इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया, लेकिन अब इस एक की लंबाई को बढ़ा दिया गया है और इलाहाबाद नहीं, अब यह वाराणसी तक है। भारत में 13 मेजर पोर्ट हैं और 185 या अब तो 200 से भी अधिक छोटे पोर्ट हैं। भारत में प्रमुख बंदरगाह तो कोच्चि कहाँ है, केरल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, तुतीकोरिन तमिलनाडु, मारमा गोवा में, कांडला गुजरात, न्यू मंगलूर कर्नाटक, नन्ना सेवा महाराष्ट्र, एन्नौर तमिलनाडु, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है और एक बधावन पोर्ट बन रहा है, वह कहाँ होगा तो महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर, लेकिन अब बढ़ गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोवलम से कोहापुरम के बीच है। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा से पुडुचेरी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 तलचर उड़ीसा से गोयन खाली के बीच में है और जलमार्ग संख्या 6 तो तखीमपुर से भांगा के मध्य में है। प्रमुख बंदरगाह से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है बंगाल की खाड़ी में और ये सबसे गहरा है। कांडला ज्वारीय बंदरगाह है और मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला पहला है। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह। दहेज गुजरात में यह रासायनिक बंदरगाह यानी रसायन होता है और कोलकाता यह नदीय बंदरगाह यानी रिवराइन पोर्ट है। अब वायु परिवहन, तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच डाक सेवा के रूप में की गई थी। वर्ष 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की शुरुआत हुई। 1953 में भारतीय विमान निगम तथा एयर इंडिया की स्थापना हुई थी। 1981 में देश में घरेलू उड़ान के लिए मेघदूत नामक निगम की स्थापना की गई थी। 31 मार्च 2007 को इंडियन एयरलाइंस व एयर इंडिया का आपस में विलय कर दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और अब वर्तमान में क्या है तो वर्तमान में टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया। ग्रीनफील्ड मतलब हवाई अड्डा ऐसे हवाई अड्डे हैं जो दूर नए एक नया जगह पर सिंपल एग्रीकल्चर लैंड पर या कोई भी बैरन लैंड के उसको उस पर एयरपोर्ट बना दिया जाएगा, वह ग्रीनलैंड होगा यानी ग्रीनफील्ड होगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अकादमी एक स्वायत्त संस्था है जो फुर्सतगंज रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। यह पायलटों को प्रशिक्षण देती है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। अब हम लोग भारत की प्रमुख जनजातियाँ यानी ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या देश की कुल जनसंख्या का मात्र 8.6% है, जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। याद कीजिए एमपी। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी परसेंट के हिसाब से सर्वाधिक ट्राइब कहाँ मिलेगा तो मिजोरम में है, जबकि हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। भारत की प्रमुख जनजातियों का विवरण है। नागालैंड में नागा, नुबाई, नागा, कोन्याक। मणिपुर में कुकी, मैठी। मेघालय में है गारो, खासी, मिकिर व जयंतिया। मिजोरम में लखार, पावी, मिजो। अरुणाचल प्रदेश में मोपा, डफला, आपातानी, मेजी मिस्मी और मिनियोक। सिक्किम में लेप्चा, लिंबू। छत्तीसगढ़ में करवरा, मुड़िया। मध्य प्रदेश में कौन कौन है यहाँ देखिए, भील, लंबाड़ी, मुड़िया, बैगा, मुंडा, कोल, कमार। झारखंड में संथाल, हो, मुंडा, बिरहोर, कोरबा, केला, असुर। राजस्थान में मीला, भीर, गरसिया, बंजारा, कोली, खाड़ी, कलबेला। तमिलनाडु में टोडा। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जदा, बकरवाल, गुज्जर, गद्दी। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर। उत्तराखंड में थारू, भोटिया, खस, बुक्सा, जंसारी, रानी, शौक। गुजरात में भील, बंजारा, कोली, डबला। आंध्र प्रदेश में चेंचू, कौढस, संवारा, बंजारा, लंबारा। अंडमान में अंडमानी, निकोबारी, सेंट्रलीज, ओंजे और जारवा। सैंपेन भी होता है। असम में गारो, खासी, जयंतिया, लूसी, मिरी
और महाराष्ट्र में बॉरली, बंजारा, भील, कोली, ये सब भारत की प्रमुख जनजाति हैं। आशा करते हैं कि यह भारत के ज्योग्राफी से संबंधित कुछ फैक्ट आपके काम का होगा। तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।